साहब प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज एक बार फिर हम अंतर्राष्ट्रीय विषय पर बात करेंगे। हमारी बातचीत के केंद्र में एक बार फिर रूस और यूक्रेन की जंग है। एक लंबे अंतराल के बाद हम इस विषय को लेकर कार्यक्रम कर रहे हैं। कार्यक्रम लेकर हम जिन परिस्थितियों में कर रहे हैं उसको लेकर अचंभा है। जिस समय पर रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला था उस समय लगभग सभी एक राय थे कि यह कुछ दिनों की बात है, शायद हफ्ते का भी समय न लगे। बाद में लगा कि कुछ हफ्तों में बात हो जाएगी, लेकिन आज जब हम इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं तो 55 दिन बीत चुके हैं। अभी भी जेलेंस्की बने हुए हैं, अभी भी कीव टिका हुआ है, यूक्रेन की सेना अभी भी लड़ रही है और पुतिन के हाथ में अभी भी कुछ ठोस आया हो ऐसा दावा स्वयं रूस की ओर से भी नहीं किया जा रहा है। पहले चरण के अंतर्गत हमने मिलिट्री बेस तबाह कर दिए हैं कहने वाला रूस सामने देख रहा है कि उसके वायुसेना के तमाम विमान धराशायी हो रहे हैं, टैंक पर हमले हो रहे हैं और लगातार रूस की सेना का नुकसान हो रहा है, ऐसा पश्चिमी मीडिया के माध्यम से हमारे बीच में आ रहा है। सबसे बड़ी घटना जो है वो है ब्लैक सी के अंतर्गत रूस के जहाज का डूबना। रूस का कहना है कि आग लग गई थी इसलिए जहाज डूब गया। यूक्रेन का दावा है आग इसलिए लगी क्योंकि मिसाइल से हमने हमला किया था। पर कुल मिलाकर महत्वपूर्ण बात यह है कि रूस का सबसे बड़ा जंगी पोत डूब चुका है। ये केवल जंगी पोत डूबा है या पुतिन की साख डूबी है, इस पर हम बात करेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जंग जा कहां रही है। इस जंग के बीच में क्या अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देश जिस उद्देश्य को पूरा करना चाहते थे रूस को उलझाने के संदर्भ में यूक्रेन के नुकसान की कीमत पर, क्या उसमें सफल हो गए हैं? क्या आने वाले समय में तीसरे विश्व युद्ध की आहट की बात बार बार पश्चिमी क्षेत्र के देश जो बोलते हैं, विशेषकर ब्रिटेन और अमेरिका ऐसी आवाजें निकालते रहते हैं, पुतिन के परमाणु हमले की आशंका को वो जताते रहते हैं, क्या वाकई इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है? क्या इस पूरी जंग के अंतर्गत रूस विश्व राजनीति में अलग थलग पड़ गया है या उसने अमेरिका के मुकाबले अपनी कोई नई पहचान ली है? ऐसे तमाम विषय हैं जो हमारे जहन में कौंध रहे हैं। इन्हीं का उत्तर लेने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे आने वाले समय में विश्व की राजनीति कहां जाएगी और रूस यूक्रेन जंग क्या अंजाम लेगी। चार खास मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और इस गंभीर विषय पर वाकई कुछ विमर्श करने की कोशिश करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र यह कहता है कि अन्यथा चिंतितम कार्य मन्यथा तत् तु जायते अहो न नु बुलवद देव कालाश दुरात्रिकम। अर्थात किसी कार्य को अन्य प्रकार से सोचा जाता है किंतु वह देववश और ही प्रकार का हो जाता है। अहो निश्चय ही देव प्रबल और कार्य दुर्लेद्य है। वेद व्यास जी के द्वारा यह कहा गया था। क्या रूस यूक्रेन के संदर्भ में यह बात सटीक नहीं बैठती है? पुतिन ने सोचा कुछ और था, हो कुछ और रहा है, या वाकई पुतिन ने जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है? इसी को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए चार खास मेहमान। हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय विषयों के जानकार पूर्व राजदूत अशोक सज्जनर साहब एक लंबे अंतराल के बाद हमारे साथ में, आपका स्वागत है। हमारे साथ में रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल जयेश सोढ़ी साहब हैं। जयेश सोढ़ी साहब जब पिछली बार हमारे साथ जुड़े थे तो युद्ध के पहलुओं को बड़ी बारीकी के साथ हमारे साथ उन्होंने प्रस्तुत किया था। समझेंगे उनका वो आकलन अब कहां तक पहुंचा है। और साथ ही हमारे साथ रोविंद्र सचदेव जी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। कुछ और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनका आपसे परिचय कराएंगे। पर चर्चा की शुरुआत अशोक सज्जनहार साहब से ही करते हैं और उनसे ही समझने की कोशिश करते हैं कि कुल मिला के इस जंग के 55 दिन बीतने के बाद विश्व राजनीति की दृष्टि से कौन कहां पर खड़ा है? सज्जनहार साहब, कौन की साख बढ़ गई, कौन की घट गई, ये समझने में हमारी दिलचस्पी है। आपका आकलन। जी नहीं, ठीक है हिमांशु जी, एक तो बहुत धन्यवाद मुझे निमंत्रित करने के लिए अपने प्रोग्राम में। जी हमेशा आपके प्रोग्राम में आकर बहुत ही अच्छा लगता है और जैसे आप समीक्षा करते हैं, विश्लेषण करते हैं, बहुत ही सटीक होता है जी। तो आज भी जो आपने ये इंट्रोडक्शन दिया है, जो आपने प्रासंगिक भूमिका में अपने जो शब्द दिए हैं, तो मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। मुझे बिल्कुल याद है जो 24 फरवरी को जब ये हमला किया गया था जिसको पुतिन साहब ने कहा था स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, वो तो उसको जंग भी कहने के लिए, वॉर भी कहने के लिए वो राजी नहीं थे। और अभी भी मुझे ये मालूम चला है जो रूस में आप इसको वॉर नहीं कह सकते हैं, वॉर का दर्जा नहीं दे सकते हैं जी। यहां तक आपको याद होगा अभी अभी जो ये दिमित्री पेस्कोव जो कि एडवाइजर हैं राष्ट्रपति पुतिन के, जब मस्कवा डूब गया वहां पर ब्लैक सी में जिसका आपने जिक्र किया, तो उन्होंने कहा जो ये तो बहुत ही गंभीर काम किया है यूक्रेन ने और ये तो बिल्कुल हमको बाध्य कर देगा जो हम वी विल लॉन्च अ वॉर अगेंस्ट
यूक्रेन। तो मतलब आप पिछले 50 दिन से आप क्या कर रहे हैं? प्यार मोहब्बत का काम कर रहे हैं यूक्रेन से, जो आप अभी कह रहे हैं जो हम वी विल लॉन्च अ वॉर अगेंस्ट यूक्रेन। तो मैं आपके समीक्षण से बिल्कुल ही सहमत हूं। जो 24 तारीख को हम सभी ने यही सोचा था, जो यहाँ पर अगले 2 दिन में लोग तो ये कह रहे थे 25 तारीख को सुबह जब आएंगे टीवी स्टेशन पर तो कीव ढह चुका होगा, कीव गिर चुका होगा, और फिर कोई इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ डेज इफ नॉट आवर्स, जो सारी उनको उनका वो एकदम धराशायी कर देंगे। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो ये 55 दिन हो गए हैं और अभी तक वहां से मारियोपोल पर वो अटैक किए जा रहे हैं। हमको मालूम है खार्किव हो, सुमी हो, कीव के बाहर 64 किलोमीटर लंबा कॉन्वॉय था, काफी सप्ताह तक वहां पर जमा रहा, परंतु फिर भी कीव को हराने में वो सक्षम नहीं हुआ। तो जो आपने ये प्रश्न किया है बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी को ये इसके ऊपर समझना चाहिए। तो मेरे विचार से जो पुतिन साहब गए थे, राष्ट्रपति पुतिन वहां पर गए थे, जो भाई ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन तो बड़ा छोटा होता है, छोटे दिनों का, छोटे समय का, जो यहाँ से वो करके निकल आएंगे, तो वो करने में वो बिल्कुल ही असमर्थ रहे हैं। और जो उनके टैंक्स उड़ाए गए हैं, क्योंकि आपने कहा ये पश्चिमी न्यूज की तरफ से ये खबर मिली है जो उनको काफी नुकसान हुआ है। मेरे विचार से काफी ऐसे इंडिपेंडेंट भी हैं मीडिया सोर्सेज जिन्होंने भी ये कहा है, चाहे उनके जो टैंक्स हों या फिर उनके बहुत सारे जनरल्स भी मारे गए हैं, और या फिर उनके हवाई जहाज हो, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स हो, तो उनको बहुत क्षति पहुंची है, बहुत नुकसान पहुंचा है। तो पहली तो ये बात मैं कहूंगा, जो मेरे विचार से पूरी दुनिया ये समझ गई है, जो वो करना चाहते थे पुतिन साहब, तो उनकी जो आर्मी है, उनकी जो मिलिट्री है, उनका जो टोटल डिफेंस सर्विसेज हैं, और जो जिस प्रकार का उन्होंने अटैक किया है, उसमें वो बिल्कुल ही सक्षम नहीं हुए हैं, उसमें विफल हुए हैं। तो मेरा शुरू से यह मानना था, जो अगर राष्ट्रपति पुतिन को चाहते यूक्रेन से, जो वो न्यूट्रल कंट्री रहे, नॉन नेटो मेंबर बनकर रहे वगैरह, तो वो बिना लड़ाई किए भी वहां पर वो पा सकते थे। मेरा अभी भी यही मानना है, जो अगर वो वहां पर जो ट्रेनिंग कर रहे थे 6-7 महीने से, तो वहां पर वो उसको बिना जंग किए, बिना युद्ध छेड़े ही उसको पा सकते थे। दूसरी बात है, मुझे लगता है जो उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, जो रूस कितना पावरफुल है और अब वो जैसे ग्लोबल पावर बनकर उभरा है सोवियत संघ के विघटन के बाद। सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में, उसके बाद अब रूस बिल्कुल पूरी तरीके से, जैसे कहें अमेरिका को के साथ भी मुकाबला कर सकता है, तो ग्लोबल पावर बनकर उभरा है। ये वो ऐलान करने के लिए मेरे विचार से आए, जो अब 2-4 दिन 6 दिन सप्ताह में कीव के ऊपर, यूक्रेन के ऊपर पूरी तरीके से हम वो कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे, तो हमारा जो एकदम जो साख है बहुत बढ़ जाएगी। पर मैं समझता हूं इतने समय 55 दिनों में राष्ट्रपति पुतिन की साख बहुत नीची हुई है, रूस की साख बहुत नीची हुई है, रूस की आर्मी और डिफेंस फोर्सेस की साख बहुत नीची हुई है। और जो ये कहा जाए, एक तो स्टेलमेट हो गया है वहां पर, एक भी ऐसा शहर नहीं है जिसको वो कह सकते हैं जो हमने ये 55 दिन में इसको फतेह किया है, इसके ऊपर हम पूरी तरीके से कब्जा कर पाए हैं। उन्होंने ध्वस्त जरूर कर दिए हों बहुत सारे शहर, मारियोपोल को भी ध्वस्त किया है, परंतु किसी में पूरी तरीके से वहां पर कब्जा कर पाए हों, वो बिल्कुल नहीं सक्षम रहे इसमें। उनका ये सोचना था, जैसे राष्ट्रपति पुतिन पहले कहते रहे, जो यूक्रेन तो कभी इंडिपेंडेंट देश था ही नहीं, यूक्रेन तो रूस का ही वो है, एक हिस्सा है, ये लोग हैं, हमारे लोग हैं, वहां पर हम डीनाजिफाई और डीमिलिटराइज करने जा रहे हैं। उनका ये समझना था जो वो अंदर जाएगी उनकी सेना, एंड दे विल बी वेलकम्ड विद फ्लावर्स एंड चॉकलेट्स। वैसा नहीं हुआ। आखिर में देखिए हिमांशु जी, मैं यही कहूंगा, जो वहां पर वॉर एफर्ट जो है राष्ट्रपति पुतिन का, बिकॉज दिस इज नोन एज पुतिन्स वॉर, इट इज नॉट इवन नोन एज रशियाज वॉर, क्योंकि वहां पर डेमोन्स्ट्रेशंस भी हो रही हैं वॉर के अगेंस्ट, जिसको चलने नहीं दिया जा रहा है। तो
एक तो ये जंग जो है बिल्कुल एक स्टेलमेट हो गया है। दूसरा, इकोनॉमिक सैंक्शंस जो रूस के ऊपर लगे हैं, अब राष्ट्रपति पुतिन कुछ भी कह लें, जो इकोनॉमिक सैंक्शंस फेल हो गए हैं, पर अनप्रेसिडेंटेड सैंक्शंस हैं एंड डेबिलिटेटिंग सैंक्शंस ऑन रशिया। आप वर्ल्ड बैंक में देखिए, उन्होंने कहा है जो इस साल रूस की जो अर्थव्यवस्था है 11% से ऊपर, उसमें डिक्लाइन होगा, और उनको अपने को भी नुकसान हो रहा है, पूरी दुनिया में देशों को नुकसान हो रहा है, भारत में हम देख सकते हैं। तो मेरे विचार से जो इनके ऊपर, रूस के ऊपर बिल्कुल उन्होंने अपने को एक कॉर्नर में कर लिया है। रशिया इज क्लोज टू बिकमिंग अ पराया स्टेट, आइसोलेट पूरी तरीके से हो गया है। यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल से उसको बाहर निकाला गया है। अगर एक आखिरी बस मैं यही कहूंगा, जो अगर उनके विरुद्ध वोट का भी देखा जाए, जब 2 मार्च को वोटिंग हुई टू कंडेम दिस अटैक, 141 देशों ने रूस के विरुद्ध वोट किया, केवल 5 देशों ने रूस को मिलाकर रूस के साथ वोट किया, एंड 38 कंट्रीज एब्सटेन्ड। तो इससे ज्यादा और कोई इलस्ट्रेटिव नहीं हो सकता, जो किस पूरी तरीके से रूस ने अपने को अलग थलग कर लिया, आइसोलेट कर लिया। तो कुल मिलाकर सज्जनहर साहब की बात का पूरा मर्म यह है कि कुछ भी अभी तक हासिल तो नहीं किया राष्ट्रपति पुतिन या रूस ने, पर गंवा बहुत कुछ दिया है। पर सोडी साहब जब हमारे साथ पिछली बार जुड़े थे, तब सोडी साहब ने कहा था कि नहीं ये आकलन सही नहीं है कि रूस हासिल नहीं कर रहा है, रूस जिस स्ट्रेटेजी पे चल रहा है एकदम ठीक जा रहा है, वो बहुत कुछ हासिल कर रहा है। तो सोडी साहब काफी समय गुजर गया, अब भी आप अपने उस आकलन के साथ हैं? क्या आप मानते हैं कि रूस की सफलताएं सराहनीय हैं इस युद्ध के संदर्भ में, या आप मानते हैं जैसा समझा था वैसा निकला नहीं कुल मिलाकर, और अब रूस फंस गया है, इसीलिए अगर हमारा कार्यक्रम है 55 दिन की जंग रूस बेरंग, तो वाकई उसका रंग उतर गया है? जय हिंद हिमांशु जी। हिमांशु, मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके टीवी चैनल पे हूँ। हिमांशु जी, जब हम पिछली बार मिले थे टीवी चैनल पे, और तब से लेके अब तक ब्रिज के नीचे काफी पानी बह चुका है, और जो हम लोग सोच रहे थे, डिफेंस एनालिस्ट सोच रहे थे कि पुतिन की जो जीत है वो उसको हासिल हो रही है, वो अब उतनी उसको जीत नहीं मिल रही है जिसका हमें आश्वासन था, जो हमें आशंका थी। वो इसलिए क्योंकि पुतिन ने 3 भारी गलतियां की इस लड़ाई में। सबसे पहली भारी गलती की जब 24 फरवरी को उसने यूक्रेन पे जंग बोला। जो उसने टाइमिंग किया लड़ाई का वो गलत था, क्योंकि उस वक्त यूक्रेन में बर्फ गिरी हुई थी, बर्फ जमा थी, तो वो जो मैदानी इलाकों को वो यूज नहीं कर पाया अपने आर्मर्ड और मैकेनाइज्ड कॉलम्स को मूव करने के लिए। दूसरी उसकी चूक ये हुई कि क्योंकि बर्फ की वजह से उसके आर्मर्ड और मैकेनाइज्ड कॉलम सिर्फ मेटल रोड या सड़कों पे ही चले, जिससे कि यूक्रेन के सैनिकों ने और आम नागरिकों ने अमेरिकी जैवलिन मिसाइल, टर्किश TB2 ड्रोन्स और NL और ब्रिटिश की NLAW एंटी टैंक मिसाइल्स का काफी अच्छा इस्तेमाल किया और रूस के काफी टैंकों को बर्बाद किया। और तीसरी जो रूस की विफलता ये रही कि वो अपनी लड़ाई में उस गति से नहीं कर पाया, क्योंकि शुरू में जब वो लड़ने गया उसने सोचा कि यूक्रेन की 30% आबादी का झुकाव मेरी तरफ है, यूक्रेन की 30% आबादी रूसी भाषा बोलती है, तो मेरे को वहां पे कोई ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी और मैं 7 से 10 दिन में वहां पे मैं विजय हासिल कर पाऊंगा। इनफैक्ट जो रूस ने जब 24 तारीख को हमला यूक्रेन में बोला, उसके जवानों के जो मारे गए यूक्रेन से या जो पकड़े गए, उनके बैकपैक से रूस की मार्चिंग ड्रेस निकली। वो दर्शाती है कि उनको बहुत ओवर कॉन्फिडेंस था अपने पे कि हम 7 से 10 दिन में कीव पे कब्जा कर लेंगे और कीव के सेंट्रल स्क्वायर में हम अपनी विक्ट्री परेड करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और ये चीज को साबित करने के लिए कि इनकी जो युद्ध है वो अभी तक उस स्पीड से नहीं गई जिन्हें इनकी उम्मीद थी, 10 अप्रैल को इन्होंने अपने यूक्रेन के थिएटर कमांडर को चेंज किया और एक नए जनरल को लेके आए जिनका नाम है जनरल अलेक्जेंडर वार्निकोव। 10 अप्रैल को जब जनरल अलेक्जेंडर वार्निकोव ने यूक्रेन की कमांड संभाली, तो उन्होंने ऐलान किया कि मैं रूस को किसी भी हालत में 9 मई से पहले ये जीत दिलाऊंगा, क्योंकि 9 मई रूस के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि हर साल 9 मई को रूस में एक विक्ट्री परेड या जीत का जलसा होता है, जिसमें वो अपने विश्व युद्ध दूसरे में जर्मनी के ऊपर जीत का जश्न हर साल 9 मई को मनाता है। तो अब ये जो लड़ाई है ये खतरनाक मोड़ पे इसलिए पहुंच रही है क्योंकि रूस को उतनी सफलता नहीं मिल रही है जितनी उसने सोचा था।
दूसरा, रोज जो लड़ाई हो रही है यूक्रेन में, रूस का खर्चा 20 बिलियन यूएस डॉलर हो रहा है। कोई भी आदमी हो, कोई भी अमीर से अमीर देश हो, सबके पास एक सीमित पैसा होता है, और यूक्रेन का पैसा और रूस का पैसा भी अब खत्म होते जा रहा है आस्ता आस्ता। तो किसी हालत में अभी पुतिन ने कोई एक खतरनाक कदम उठाना है, क्योंकि जेलेंस्की तो उनकी बातें मान नहीं रहे। जेलेंस्की कोई ये युद्ध विराम के उस मूड में नहीं है। तो अब पुतिन कोई एक खतरनाक वार करेगा, या परमाणु हथियार इस्तेमाल करेगा, या फिर रासायनिक हथियार इस्तेमाल करेगा, ताकि ये युद्ध अचानक खत्म हो जाए, जैसे दूसरे विश्व युद्ध ने अमेरिका ने जापान पे किया था, हिरोशिमा नागासाकी पे 6 और 9 अगस्त 1945 में एक एटम बॉम्ब डाल के, जिसका नतीजा यह हुआ था कि 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण किया और 2 सितंबर 1945 को दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया। तो अब ये जो रूस और यूक्रेन लड़ाई है, ये भी उसी तरफ जारी है, क्योंकि ये भी उसी तरफ जा रहे हैं। लेकिन मेरे सोडी साहब, थोड़ा आपसे सवाल इससे इतर है, क्या वाकई ये युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच हो रहा है, या आप मानते हैं कि रूस बनाम बाकी विश्व के बीच में युद्ध चल रहा है? तमाम देशों से हथियार पहुंचाए जा रहे हैं यूक्रेन के पास, जिनका इस्तेमाल हो रहा है। क्या आप इस आकलन के साथ में है कि वाकई यूक्रेन लड़ रहा है, या आप मानते हैं कि पश्चिमी देश एकजुट होकर सामने ना आते हुए भी रूस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए ये लड़ाई इतनी लंबी खिंच रही है, इतनी मुश्किल पड़ रही है? बिल्कुल हिमांशु जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। ये जो लड़ाई है, ये असल में यूक्रेन और रूस की नहीं है, ये लड़ाई है अमेरिका और रूस की। अमेरिका रूस के कंधे से पूरी फायरिंग कर रहा है, और अपना एक भी जवान नहीं वहां भेजा है। जो भी मौतें हो रही हैं यूक्रेन की हो रही है, जो भी बर्बादी हो रही है यूक्रेन की हो रही है। इससे फायदा सीधा सीधा अमेरिका को हो रहा है 2 मुख्य कारण से। एक, कि जितना ये लंबा युद्ध चलता है, उतना आर्थिक तरीके से रूस कमजोर होता है। दूसरा, अमेरिका की हथियार की सेल काफी बढ़ गई है। अभी कुछ हफ्ते पहले जर्मनी ने ऐलान किया कि वो 35 फाइटर जेट खरीदेगा अमेरिका से। यूरोप, नाटो के हर देश ने ऐलान किया है कि वो अपने रक्षा बजट का इजाफा करेंगे, क्योंकि दुनिया की 10 सबसे बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनियों में से 6 अमेरिका में स्थित हैं। तो अमेरिका को ये पूरा फायदा दिख रहा है। और दूसरा, जो अमेरिका का बहुत बरसों लंबा सपना था इस विश्व में अकेला सुपर पावर होने का, यूनिपोलर वर्ल्ड बनाने का, वो उसको रूस और यूक्रेन की लंबी लड़ाई में वो साकार होते हुए दिख रहा है। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है सोडी साहब की, कि अकेले सुपर पावर होने की दिशा में अग्रसर है। पर जो आकलन सोडी साहब दे रहे हैं, मैं रविंद्र जी आपसे उसका विस्तार चाहता हूं। अमेरिका की कंपनियों को काफी ऑर्डर मिल रहे हैं, ये तो है ही। इस विश्व में एक बड़ा बाजार रूस के स्तर पर भी हथियारों का था, जहां पे रूस के हथियार अन्य देश खरीदते थे। क्या इस युद्ध ने रूस के उस हथियार के बाजार में भी अमेरिका को दाखिल होने का रास्ता नहीं दे दिया है? क्या आप नहीं मानते हैं कि इस पूरे खेल में अमेरिका ने यूक्रेन की बर्बादी की कीमत पर अपना साम्राज्य, अपनी समृद्धि का विस्तार करना शुरू कर दिया है, और पूरी दुनिया इस चीज को तमाशा बनकर देख रही है? थैंक यू। काफी चीजें हैं आपने जी। डेफिनेटली इस अमेरिका को डिफेंस इंडस्ट्री का बहुत फायदा हो रहा है इससे। जी देखिए, पहली बात, अमेरिका ने केवल डिफेंस बिजनेस के लिए नहीं करा है, अमेरिका रशिया को अपना एनिमी मानता है। जी। अमेरिका रशिया को पनिश कर रहा है कि 2016 में उसने अमेरिकन इलेक्शन, अमेरिकन डेमोक्रेसी में इंटरफेयर करा था, राइट? उसका रशिया से वो पेट पीव ये है पुतिन से कि रशिया हमारी डेमोक्रेसी को कमजोर कर रहा है। ब्लैक लाइव्स मूवमेंट, सोशल अनरेस्ट वगैरह जो अमेरिका में हो रहा है, इसका ब्लेम बहुत हद तक अमेरिकन इंटेलिजेंस रशिया पे देती है, राइट? सो दैट्स वन। अब बीच में यूक्रेन आ गया, सर्टेनली यस, तो अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, सारे वेस्टर्न नेशन सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को। रशिया एब्सोल्युटली, जैसे एम्बेसडर सज्जनहार ने बताया, रियली टोटली आइसोलेट हो रहा है, और बहुत मुश्किल है इमेजिन करना कि आगे आने वाले वक्त में दुनिया के क्या हालात होंगे। पुतिन या इनके डिफेंस फॉरेन मिनिस्टर ने खुद कहा था, ये तो हमारा हाल ऐसे हो रहा है कि ये लोग हमें इस प्लैनेट पे चाहते ही नहीं है कि रशिया इस प्लैनेट से ही हट जाए, राइट? तो उस तरफ कुछ जा रहा है। बट एट द सेम टाइम पुतिन जो कर रहा है मिलिटरली, फेलियर्स के कॉजेस डेफिनेटली काफी हैं, और बहुत बड़ा कॉज ये है कि रशियन मिलिट्री, ओके, पुअर प्लानिंग एंड एवरीथिंग, इतनी नहीं थी धाकड़ जितना हम सब समझते थे शायद। बट उसका एक मेजर रीजन और भी है कि रशिया के अंदर करप्शन थी, और इनकी जो मेंटेनेंस है उसमें बड़ी कमजोरी रही। इनके जो ट्रक्स थे
बड़ा उस पर डीप एनालिसिस है। इनके ट्रक्स के व्हील्स को बार बार चेंज करते रहना पड़ता है ताकि धूप में खड़े खड़े वो सॉलिड होके क्रैक ना हो जाए, मेंटेनेंस वगैरह। तो इस तरह की मेंटेनेंस नहीं हुई, एक्सरसाइजेस नहीं हुई, करप्शन थी रशियन आर्मी में। जब ऑयल मतलब एक्सरसाइज करनी है तो तेल डीजल लगेगा, तो अपेरेंटली कुछ कमांडर्स ने बेच दिया, एक्सरसाइज मेंटेनेंस की करी नहीं। तो वो बहुत बड़े प्रश्न भी आ रहे हैं रशियन आर्मी की प्रिपेयर्डनेस को लेकर के। बहुत बड़ा कॉज है वो इनफैक्ट फेलियर का, अदर देन स्ट्रैटेजी। अभी जो रशिया कर रहा है और करता रहेगा, मेरे ख्याल से एक ग्राइंडर की तरह चल रहा है रशिया, चलता रहेगा। और ये ईस्टर्न यूक्रेन से लेके ब्लैक सी तक पूरा जब तक ये नहीं करेगा, एक स्टेप तो इसे ये करना ही है, ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव से यूक्रेन को एक लैंडलॉक्ड कंट्री बना देगा, राइट? दैट्स वन मिलिटरीली मेरे ख्याल से उसे करना है। कीव नहीं ले पाए, कीव से वापस चले गए, कीव पे वापस आएंगे। तो यहां पर तो इस इलाके पे मेनलैंड यूक्रेन में तो एक तरह का सीरिया अफगानिस्तान बनता रहेगा। यूक्रेन का जो बॉर्डर है पोलैंड के साथ, वहां मेरे ख्याल से एक्शन अब ज्यादा शुरू होगा। एक तो इधर होगा साउथ और ईस्ट में, जाए जा रहे मारिउपोल ओडेसा की तरफ, इन्हें यूक्रेन को समुद्र से काटना है। प्लस अब रशिया को दूसरा करना पड़ेगा ना भाई, अब पोलैंड से, रोमानिया से अमेरिका हेलीकॉप्टर्स भेज रहे हैं MI-17, अभी ब्रिटेन कह रहा है मैं आर्मर्ड व्हीकल्स भेजूंगा, अभी हॉलैंड की पार्लियामेंट में मेरे ख्याल से उन्होंने कहा कि हम कुछ टैंक्स भेजेंगे। तो अगर हेवी मशीनरी वहां से आनी होगी तो इसे रोकेगा, रशिया को रोकना पड़ेगा भाई मिलिट्री वाइज। तो वहां पर और होगा। तो ये इस तरह से चलता जाएगा। एंड पुतिन ने जहां तक तैयारी करी, जो मुझे समझ आ रहा है, डेफिनेटली यस, उन्होंने सोचा होगा हम 5-7 दिन में कैप्चर कर लेंगे, 10 दिन में कर लेंगे, राइट? पर आप एक चीज देखिए, उन्होंने कितनी फोर्सेस, करीब 2 लाख फोर्सेस लगा ली थी पूरे रशियन बॉर्डर और बेलारूस में मिला करके, राइट? और इतने सारे अपने टैंक्स वैंक्स इत्यादि। अगर पुतिन ने सोचा होता कि मैं 6 दिन हफ्ते में कर लूंगा, तो एक पर्सपेक्टिव ये भी तो है कि वो इतने सारे 2 लाख क्या वो 20,000 सोल्जर और 2,000 टैंक लगा के सोचता मैं कीव में जाता हूं, वीकेंड है वहां जाके लंच कीव में करेंगे। तो तैयारी पुतिन ने और रशियन आर्मी ने पूरी करी थी, राइट, फॉर अ कंप्लीट इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। और इस तरह का इन्वेजन आज तक कभी मेरे ख्याल से हुआ नहीं है। पिछले 80 सालों में कोई वॉर ऐसी नहीं हुई है अभी तक। जो हुई है अफ्रीका में, एशिया में, इराक वॉर भी इस तरह की नहीं थी। इराक में केवल बगदाद था, अर्बन सेंटर एंड ऑल। यूक्रेन तो पूरा ऑलमोस्ट अर्बन टाइप का कंट्री है। तो बहुत और फैक्टर्स भी हैं, बट रशिया को अब कॉर्नर हो गया एक तरह से। यस, पुतिन की साख पे फर्क पड़ा है, पर वो बॉटम लाइन इसमें आ गए हैं कि हमें अब उनको ये है कि उनको उनको आई मीन पुतिन या पुतिन वाली विचारधारा के लोगों को या रशिया को, कि नेटो और अमेरिका हमें घेर रहे हैं। वो सच बात भी है। और इसी के चलते अब अगला टेंशन आना चाहिए फिनलैंड पे, क्योंकि फिनलैंड भी बॉर्डर पर है, नेटो की बात कर रहा है। तो अगर रशिया यूक्रेन को स्टेबलाइज कर ले, सोचे कुछ है, तो क्या है, हेलसिंकी के ऊपर न्यूक्लियर पॉइंट करे, बोले कि भाई 48 घंटे के अंदर साइन करो ट्रीटी की पीस, अदरवाइज मैं न्यूक्लियर बॉम्ब डाल रहा हूं। हेलसिंकी क्या कर लेगा, नेटो क्या करेगा? नेटो के एग्रीमेंट तो है नहीं हेलसिंकी के साथ। विल दे कम टू नेटोज हेलसिंकीज हेल्प? तो ये बड़े अजीब से हालात है ये, रोहित सचदेव जी कह रहे हैं। लेकिन इस हालात पर विशेष टिप्पणी के लिए मेरे साथ में वेद प्रताप वैदिक जी हैं। वैदिक जी, आपसे समझना चाहता हूं कि पूरी दुनिया के अंतर्गत जिस तरीके से इस मसले को डील किया जा रहा है, इस युद्ध को खत्म कराने के लिए किया जा रहा है या इस युद्ध को विस्तार देने के लिए किया जा रहा है? यूक्रेन के साथ विवाद किस बात को लेकर कि आपको नाटो के साथ में नहीं जुड़ना था। जेलेंस्की ने 30 दिन के युद्ध के बाद बोला कि हम नहीं जुड़ेंगे, पर यूरोपियन यूनियन की प्रमुख पहुंच गए, वो फार्म देकर आ गई जेलेंस्की को, ये फार्म पकड़ो, आपको यूरोपियन यूनियन की हम मेंबरशिप देते हैं। ये युद्ध चलता रहे, इसके लिए आहुति समझे हम, या युद्ध समाप्त कराने की कोशिश समझे? एक सवाल। फिनलैंड, स्वीडन अचानक बोलते हैं हम भी नाटो की सदस्यता लेंगे, हम भी इसमें विचार कर रहे हैं। इन्हें अचानक तो नहीं हो गया होगा कि रात में सोए और सुबह कहा कि नाटो की सदस्यता लेते हैं? किसी ने उकसाया होगा कि आपको नाटो की सदस्यता लेनी चाहिए। आपका तो इतना लंबा अनुभव है, क्या देख रहे हैं आप? इस युद्ध को चलाए रखने की पूरी कोशिश चल रही है या इस युद्ध को समाप्त करने की वाकई कोई कोशिश है? नहीं, मुझे तो बहुत ही आश्चर्य हो रहा है जी कि पश्चिमी राष्ट्र और रूस जी दोनों पता नहीं
कैसा इनका दिमाग है। जी। जेलेंस्की को फंसा दिया नेटो और अमेरिका ने, जी। पानी पे चढ़ा दिया, और उसके बाद मदद के नाम पर थोड़े से हथियार भेज दिए, थोड़े से पैसे भेज दिए, थोड़ा सा कुछ और भेज दिया। और आप ये देखें कि कितनी लज्जा की बात है कि जेलेंस्की ने इन्हीं लोगों का, नेटो और अमेरिका का कैसा अपमान किया, ये कह के कि मैं आपके साथ नहीं मिलना चाहता हूँ, आपको ज्वाइन नहीं करना चाहता, और आपने हमको धोखा दिया है। और आप देखें कि रूस ने जो कार्रवाई की है, उसने अपनी प्रतिष्ठा पेंदे में बिठा दी। शायद पुतिन को ये लगा होगा कि मैं स्टालिन की तरह, जैसे हंगेरी में उन्होंने किया था, या ब्रेजनेव उन्होंने चेकोस्लोवाकिया में किया था, ऐसा एक धमकी भर से ही मैं तबाह कर दूंगा, यूक्रेन को झुका दूंगा। लेकिन जैसे अमेरिका की बेइज्जती हुई, वियतनाम में हुई, और कई देशों में हुई, रूस ने भी अपनी बेइज्जती करा दी। अब मुझे लगता है कि महाशक्ति के तौर पर ये दोनों मुल्क बेहद बदनामी को प्राप्त हो गए हैं। इनकी प्रतिष्ठा बिल्कुल पैंदे में बैठ गई है। और पुतिन को तो मैं समझता हूँ कि इतना ज़बरदस्त मोहभंग हुआ होगा, ये जैसा ठीक मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि पुतिन ने कल्पना भी नहीं की होगी कि ये युद्ध 50 दिन तक या 55 दिन तक या 2 महीने तक खिंच जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये विश्व राजनीति को एक नई दिशा देगा। अब विश्व की राजनीति में इन महाशक्तियों का वर्चस्व एकदम चुनौती के लायक हो गया है। दोनों महाशक्तियों ने यूक्रेन के युद्ध से अपनी प्रतिष्ठा को गिरा लिया है। और मैं समझता हूँ कि अब जो नया विश्व बने, उसमें आप देखें कि भारत ने कितनी परिपक्वता का परिचय दिया है। उसने ये बात बिल्कुल साफ जाहिर कर दी है कि रूस जो कर रहा है उसका वो बिल्कुल समर्थन नहीं कर सकता है। वो तटस्थ रहा है। उसकी तटस्थता का मतलब ही ये है कि वो किसी भी आक्रामक रवैये को पसंद नहीं करता है। और आप देखें कि चीन भी, जो रूस का हमेशा मतदान में समर्थन करता रहा, सुरक्षा परिषद में और मानव अधिकार संगठन में, हर जगह, वो भी बराबर इस कोशिश में है कि ये युद्ध बंद हो जाए। इसका मतलब ये है कि न तो अमेरिका की तरफ दुनिया झुक रही है, न रूस की तरफ झुक रही है। सब चाहते हैं कि युद्ध बंद हो जाए। जिस तरह से यूक्रेन में लोगों को मारा जा रहा है, इतनी बेरहमी, इतनी निर्दयता, बल्कि मैं कहूँगा कि इतनी पशुता तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी नहीं हुई है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी नहीं हुई है। इतनी पशुता तो पहले वियतनाम में भी नहीं हुई है, इराक में भी नहीं हुई है, लीबिया में भी नहीं हुई है, जितनी पशुता यूक्रेन में हो रही है। कितना दुर्भाग्य है। 4-4.5 करोड़ का देश है, 1 करोड़ लोग भाग खड़े हुए वहां से, और लोग किस कदर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे तो ये लगता है कि अगर मानो जेलेंस्की को मार दिया इन्होंने और यूक्रेन पे कब्जा भी कर लिया, तो उसको अपने कब्जे में रखना रूसियों के लिए अब असंभव हो जाएगा। ये आने वाले सैकड़ों वर्षों के लिए यूक्रेन का मामला तय हो गया है कि वो रूस का विरोधी होकर रहेगा। और जिन यूक्रेन के हिस्सों को इन्होंने स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया है, 2 हिस्सों को कर दिया है, वो क्या स्वतंत्र राष्ट्र बनेंगे? वहाँ रहने वाले रूसी मूल के लोगों की जिंदगी अब ठीक से चल पाएगी क्या? आप ये देखना कि कुछ महीनों बाद या कुछ वर्षों बाद वो सब रूसियों को खाली करके भागना पड़ेगा। यूक्रेन के लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यूक्रेन ने अपने बर्ताव से एक नई मिसाल कायम की है कि उसके पास न तो उसके परमाणु जो शस्त्र थे और रूस ने सब ले लिए, कब कर लिए। इसके बावजूद यूक्रेन की जो आत्मा है, यूक्रेन का जो आत्मबल है, वो किसी भी परमाणु शक्ति से कम नहीं है। मैं एक बात, मैं बीच में माफी चाहूंगा हस्तक्षेप के लिए वैदिक साहब, मैं थोड़ा उलझन में हूं आपकी टिप्पणी से। आपने शुरुआत में ये कहा कि लोगों ने लिया और जेलेंस्की को पानी पर चढ़ा दिया। अभी आप ये बता रहे हैं कि देखो यूक्रेन ने कितना कमाल का मुकाबला किया, यूक्रेन ने किस तरीके से अपनी संघर्ष क्षमता का परिचय दिया। जेलेंस्की को आने वाला समय किस रूप में याद करेगा? एक मूर्ख व्यक्ति के तौर पर जिसने पश्चिमी देशों के बहकावे में आके अपने मुल्क को बर्बाद करा लिया, या एक मसीहा के तौर पर जिसने संकट का मुकाबला बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी दृढ़ता के साथ, बड़ी एकजुटता के साथ किया? किस रूप में देखें हम जेलेंस्की को? मैं थोड़ा विरोधाभास में पड़ गया आपकी टिप्पणियों से। किस रूप में? नहीं हिमांशु जी, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है। आपका प्रश्न ही आपका जवाब है।
ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी कि ज़ेलेंस्की, क्योंकि मूलतः वो कॉमेडियन है जी, मूलतः वो दूषक रहे हैं जी, तो ये कॉमेडी की यूरोपियन राष्ट्रों ने और अमेरिका ने, उसमें वो फंस गए। जी, अगर ज़ेलेंस्की की जगह कोई बुद्धिमान आदमी होता वहाँ नेता, दूरंदेशी होता नेता, तो पुतिन को पटा लेता। उसके साथ रहे हैं जी, और उसी हमको अपना ही समझते हैं, हम भी आपको अपना ही समझते हैं। कोई मतभेद है तो बैठ के हम दूर कर लें, लेकिन ये फिसल गए। अब फिसल गए लेकिन अब संभल गए। संभल के इन्होंने दो टूक बात कह दी, ये बड़ी बात है। मैं ज़ेलेंस्की के इस गुण की तारीफ करता हूँ कि अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस को भी एड्रेस करते समय, यूरोपियन पार्लियामेंट्स को भी एड्रेस करते समय उन्होंने इन देशों ने जो धोखा दिया यूक्रेन को, उसका बराबर जिक्र किया है। ये अच्छी बात है। और मुझे तो आश्चर्य है कि रूस इतने लोगों को मार रहा है, अभी तक वो ट्रेस नहीं कर पाया कि ज़ेलेंस्की कहाँ छुपे रहते हैं। ज़ेलेंस्की इंटरव्यू दे रहे हैं लोगों को, ज़ेलेंस्की संबोधन कर रहे हैं सभाओं को, ज़ेलेंस्की पार्लियामेंट्स को एड्रेस कर रहे हैं और रूस उन पे हाथ नहीं डाल पा रहा है। तो बड़ा एक विचित्र स्थिति है। विचित्र स्थिति है। कुल मिलाकर वैदिक जी भी अभी नतीजे पर नहीं है। जेलेंस्की को आने वाला समय किस रूप में याद रखेगा? फिसल गए, संभल गए, अंत में किस रूप में याद रखेंगे, इसके लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास सज्जनहार साहब से फिर से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को लेकर कुछ सवाल है। सज्जन साहब, क्या आप मानते हैं कि जेलेंस्की कोई भरोसे के लायक आदमी है? जेलेंस्की आज बोलते हैं कि मुझे नाटो की सदस्यता दीजिए, 4 दिन बाद बोलते हैं मैं तटस्थ देश बना रहूंगा। यूरोपियन यूनियन की प्रमुख आती हैं, वो फार्म देती हैं, जेलेंस्की उसमें फार्म भर के प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। यह आचरण क्या दर्शाता है? ये क्या दिखाता है? और यूरोपियन यूनियन और नाटो क्या अलग अलग चीजें हैं या दोनों एक ही चीजें हैं? आपका नजरिया इसके संदर्भ में थोड़ा समझना चाहता हूं, क्योंकि बड़ी उलझन है। जी, आपका प्रश्न हमेशा की तरह बहुत ही अच्छा है और आप बिल्कुल प्रश्न से जो भी कोई मुद्दा डिस्कशन हो रहा है उसकी गहराई में चले जाते हैं जी। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूं, जो यूरोपियन यूनियन और नेटो में जमीन आसमान का अंतर है जी। यूरोपियन यूनियन अगर उसके सदस्य बनते हैं आप, तो वो केवल ट्रेड मैटर्स को डिस्कस करता है। आपके बीच में कस्टम यूनियन है, फ्री ट्रेड एरिया बनता है, आपके टैरिफ्स नहीं होंगे वगैरह वगैरह, और आपकी जो भी है डेवलपमेंट में, प्रॉस्पेरिटी में, आपके व्यापार में, आपके प्रोडक्टिविटी में, उसमें सब में वो आपका सहायता करता है। एक मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे फिनलैंड यूरोपियन यूनियन का मेंबर है परंतु नेटो का मेंबर नहीं है जी। तो वो भी वहां पर है, तो इसीलिए कोई अगर यूरोपियन यूनियन का मेंबर बन जाता है तो उसका ये मतलब नहीं है जो वहां पर आपके पास नेटो की मिसाइलें आ जाएंगी या नेटो के ऐसे यंत्र आ जाएंगे। ऐसे और दूसरे देश भी हैं जो कि, ये देखिए दोनों ट्रैक्स अलग अलग होते हैं हिमांशु जी। यूरोपियन यूनियन आप अलग, कोई देश हैं जो कि 1991 के बाद जब विघटन हुआ सोवियत संघ का, तो उसमें कई देश स्वतंत्र देश बनकर उभरे, तो वो पहले यूरोपियन यूनियन के कुछ मेंबर बने। जैसे आप टर्की को ले लीजिएगा, टर्की नेटो का मेंबर है, 1952 से मेंबर है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर अभी तक नहीं बना है। तो इसीलिए इनको दोनों को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। ये केवल एक इकोनॉमिक पर कंफ्यूज मैं इसलिए हूं सज्जन साहब, माफी चाहूंगा बीच में हस्तक्षेप कर रहा हूं। रूस को दोनों पे मेंबर होने पे आपत्ति थी यूक्रेन के, वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर बने इस पर भी आपत्ति है, नाटो का मेंबर बने इस पर भी आपत्ति है। इसलिए सवाल है कि रूस की आपत्तियों के बीच में एक कह रहा है नहीं नहीं हम नहीं देंगे, या हमारी प्रक्रिया लंबी है, और दूसरा उनके घर पे पहुंच के फॉर्म दे आ रहा है भरिए हम तैयार हैं। इसलिए उलझन है। क्या चाह रहे हैं ये जो पश्चिमी देश हैं? क्या इनके दोहरे चरित्र को सज्जनार साहब भी महसूस करते हैं? सैंक्शन लगा दिए हमने, प्रतिबंध लगा दिए हैं, रूस को अलग थलग कर दिया है, और क्या किया है? गैस आने दो, तेल आने दो, भर भर के आने दो। भारत लिया तो सवाल करने लगे। तभी हमारे विदेश मंत्री ने कहा हम जितना महीने भर में खरीदते हैं उतना तो ये एक दोपहर में खरीद लेते हैं। तो इसलिए मेरा आपसे सवाल है कि ये पश्चिमी देशों का जो चरित्र है, नाटो की सस्ता देंगे नहीं, यूरोपियन यूनियन के फॉर्म हम घर पे भी जाके दे आएंगे, इसके संदर्भ में आपका क्या नजरिया है? क्या आप नहीं महसूस करते हैं कि कहीं यूक्रेन सरेंडर ना कर दे, कहीं यूक्रेन पुतिन के आगे सुलह का रास्ता ना बढ़ा दे? इसे रोकने के लिए इस प्रकार की कोशिशें, या वाकई यूक्रेन का भला चाहते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि यार इस देश के साथ क्या हो रहा है, इसलिए खुली आत्मा के साथ, खुले दिल के साथ मदद करने के लिए दौड़ पड़े? ये समझना चाहता।
जी, मेरे विचार से देखिए हिमांशु जी, बात ऐसी है क्योंकि जैसे आप और हम बात कर रहे हैं, जो किसी ने भी ये किसी के जहन में नहीं था जो यूक्रेन 2-4-10 दिन के तक वो टिक पाएगा। और सबसे बड़ा उदाहरण हमारे पास पहले अभी हो चुका है, अगस्त पिछले 2019 का, जिसमें उन्होंने ये अफगानिस्तान से 2020 का, अफगानिस्तान में वो अपना गए, 15 अगस्त को वो आ रहे थे वहां पर, और अपना अशरफ गनी साहब वहां से निकल गए। तो इसीलिए आपको याद होगा जो अभी 2 दिन नहीं हुए थे लड़ाई के, जो वहां से उनकी तरफ से आ गया, ब्रिटेन की तरफ से आ गया, जो आप आइए हमारे यहाँ पर असylum लीजिएगा। दूसरा 2-4 दिन बाद उसके राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा जो आप हमारे यहाँ असylum लीजिएगा, उन्होंने कहा मुझे असylum नहीं चाहिए, मुझे हथियार चाहिए। तो जो मैं थोड़ा सा इसमें जो आपने कहा, और मेरे जो बहुत ही अभिन्न मित्र हैं प्रोफेसर वैदिक साहब, उन्होंने भी कहा, थोड़ा सा मैं इसमें अंतर रखता हूं। देखिए, शुरू से नेटो ने ये कह दिया था यूक्रेन को, जो हम अपने बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं लाएंगे, हम और किसी प्रकार की सहायता करेंगे परंतु हम अपने लोगों को नहीं भेजेंगे। तो इसीलिए ये मेरे ख्याल से कोई इनको भुलावा देने वाली बात नहीं है, कोई उनको झूठा दिलासा देने वाली बात नहीं है। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था, और रूस को ये चेतावनी दी थी जो हम आपके ऊपर अनप्रेसिडेंटेड सैंक्शंस लगाएंगे, जैसे सैंक्शंस आपने कभी देखे नहीं। तो इसीलिए अभी शुरुआत में इतने ज्यादा हथियार नहीं दिए गए थे, क्योंकि ये समझा गया था जो अगर आप ये टिक तो पाएंगे नहीं, क्योंकि देखिए एक आपके प्रश्न पर एक ये कमेंट हुआ था, हाँ इनको हथियार दिए जा रहे हैं इसलिए लड़ रहे हैं। देखिए, हथियार तो $82 बिलियन के हथियार हिमांशु जी अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़कर आया है, ये सभी को मालूम है। तो देखिए, केवल हथियार आने से कोई किसी का मुकाबला नहीं कर पाता है, उसमें आपको वो चाहिए, जिगर चाहिए आपको। और जिस प्रकार से मैं तो समझता हूं, जिस प्रकार से लीडरशिप दी है राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने, और जितनी उन्होंने रेजिलियंस वहां पर उनके लोगों ने बताई है। देखिए, रूस कहता है, जो अगर ये भी समझता है जो भाई डॉनबास के लोग मेरे साथ हैं, ये वाले जो सभी शहर हैं, मारियोपोल है, खार्किव है, ये सभी डॉनबास से बिल्कुल मिलते हुए हैं, वहां भी कितना उनका ऑपोजिशन किया जा रहा है। तो इसीलिए मैं ये कहूंगा, जो ये यूक्रेन के जो लीडरशिप है और यूक्रेन के जो लोग हैं, उन्होंने बहुत अच्छा रेजिलियंस उसमें दिखाया है। और आगे चलते हुए जो जब इसका इतिहास लिखा जाएगा, तो यकीनन ज़ेलेंस्की को तो मैं समझता हूं उनको बहुत ही अच्छी तरीके से देखा जाएगा, हीरो के तौर पर ही देखा जाएगा। सज्जनार साहब की बातचीत से ये महसूस हो रहा है। पर एक विषय और आपसे साझा करना चाहता हूं सज्जनार साहब, फिर मैं थोड़ी सा आपके पास चलूंगा। सुलह की कोशिशों के संदर्भ में बीच में बड़ी सुलह की कोशिशें चलती थी, टर्की ने बड़ी भूमिका निभाने की चेष्टा भी की थी। टर्की के तो प्रमुख राष्ट्रपति ने दावा भी किया था बस सुलह होने ही वाली, हम करने वाले हैं। पर पिछले कुछ समय से सुलह के लिए बैठना तो दूर, सुलह की किसी कोशिश की भी खबर नहीं आ रही है। ये क्या हुआ? क्या तय कर लिया है कि यूक्रेन पूरा बर्बाद हो जाएगा तभी बात करेंगे, या ये माना जा रहा है कि रूस थक जाएगा और अपने आप युद्ध थम जाएगा? कुल मिलाकर ये सुलह की कोशिशें अधूरी में ही रोक क्यों दी गई? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें ये बात है क्योंकि पुतिन को तो फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन, उसको कुछ ना कुछ चाहिए। जैसे वो कहा वियतनाम से जब यूनाइटेड स्टेट्स निकला था तो दैट वाज पीस विद ऑनर, उनको चाहिए, तो कुछ ना कुछ फेस सेविंग उनको चाहिए। पर मैं समझता हूं क्योंकि यहां पर दो चीजें हैं, एक तो हमला रूस ने किया है, पुतिन ने किया है, और दूसरी बात, इन दोनों देशों में अगर देखा जाए तो ज्यादा सशक्त, ज्यादा पावरफुल देश रूस है। तो अगर कुछ किसी को पहल करनी है, जो भाई अगर हम युद्ध विराम की तरफ जाते हैं, स्थिति में जाते हैं, तो तब रूस को कुछ ऐसा ऑफर करना पड़ेगा जो कि यूक्रेन को भी मान्य हो। अब वो भी यूक्रेन समझता है कितनी उसको नुकसान झेलना पड़ रहा है, कितना उसका पूरा देश ध्वस्त हो गया है, परंतु फिर भी जो अपनी मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है, अगर उस पर रूस अड़ा रहे और ये वो धमकियां देता रहे, जो ये आप मैं यहाँ पर कालिनिनग्राद में अपने न्यूक्लियर वेपन्स लगा दूंगा, अमेरिका को ये नोट लिखे जो अगर आप उसको और जंगी सामान देंगे तो इसका
प्रिडिक्टेबल इसका कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, रिस्पॉन्स होगा वगैरह वगैरह। तो ऐसे से तो काम होगा नहीं। तो मेरे विचार से ज्यादा जिम्मेदारी दारोमदार इनके ऊपर है, रूस के ऊपर है, पुतिन साहब के ऊपर है। जो आप इसको खत्म करिए, जल्दी खत्म करिए। परंतु अब 9 मई तक तो जैसे बता रहे थे कर्नल सोदी, हमारे जो रक्षा विशेषज्ञ हैं इस पर, मैं समझता हूं जो वो 9 मई तक तो पूरी तरीके से अपनी हर तरीके से वहां पर वो झोंक देंगे, सब पावर झोंक देंगे। और जो ईस्टर्न साइड है वो डॉनबास का और लैंड ब्रिज क्राइमिया से वहां पर बना लेंगे। यूक्रेन को लैंडलॉक्ड कंट्री कहेंगे और कहेंगे बस यही मेरा ऑब्जेक्टिव था, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था जो मैं और आगे करूंगा, यूक्रेन के ऊपर मैं अपना कब्जा करना चाहता हूं। तो मैं समझता हूं इसका एंड गेम ऐसे ही हमको देखने को मिलेगा। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है सज्जनार साहब के आकलन के संदर्भ में। सोडी साहब ने पिछली बार के कार्यक्रम में हमें बताया था कि रूस के पास दिक्कत यह कि उसके पास 12 वाला बंदरगाह नहीं है। क्या सोडी साहब आप सज्जनार साहब की बात से सहमत हैं कि ये सफलता के साथ पुतिन संतुष्ट हो जाएंगे, उन्हें अपने देश के लिए मिनिमम जो चाहिए वो मिल जाएगा और इसके साथ में शायद मामला रुक जाएगा? डॉक्टर हिमांशु जी, मैं अशोक जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि पुतिन को वो कामयाबी नहीं मिली जिनकी उन्हें बहुत कॉन्फिडेंस था और ये विश्वास था कि 7 से 10 दिन में मैं कीव पे कब्जा कर लूंगा। हालांकि उन्होंने ये लड़ाई को स्पेशल ऑपरेशन घोषित किया, लेकिन ये है तो पूरा जंग। अगर कोई भी देश दूसरे देश के अंदर जाता है वो तो जंग है, हम नाम कुछ भी दे दें। तो पुतिन को वो सफलता नहीं हासिल हुई और अब इसने किसी हाल में 9 मई से पहले अपना एक फेस सेवर रखना, अपना एक मुंह बचाना है। और उसने ये जो लैंड कॉरिडोर, जैसे अशोक जी ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, इसने डॉनबास और क्रीमिया को इस लैंड कॉरिडोर से जोड़ के उसने कहना है कि मेरी जीत हो गई है। या वो ये करेगा या वो परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेगा दिखाने के लिए कि मैं वाकई में बहुत बड़ा सुपर पावर हूं और जो मेरे रास्ते में आएगा मैं उसको कुचल दूंगा। लेकिन जो पुतिन के पास जो सफलता होनी थी वो उसको मिली नहीं। उसकी जो नीतियां थी, वो जो सैनिक सिखलाई थी, वो बिल्कुल अमल नहीं हुई, जिसकी वजह से ये लड़ाई काफी लंबी चल गई। अब जो ये ब्लैक सी, ये काला सागर है, जो कि रूस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ ही दिन पहले अमेरिकी पनडुब्बी यूएसए जॉर्जिया वहां ऑलरेडी पहुंची हुई है जिब्राल्टर में, जो कि इंग्लैंड की एक कॉलोनी है। और 3 दिन पहले ब्रिटेन ने भी अपनी परमाणु पनडुब्बी HMS ओडेसी को वहां भेज दिया। HMS ओडेसी का जो रेंज है वो 1200 किलोमीटर है और ये पानी या धरती पे कोई भी टारगेट को 1200 किलोमीटर के अंदर बर्बाद कर सकता है। तो अभी ये जो पश्चिमी देश है, अमेरिका है, ये भी अपना पोस्टर एग्रेसिव कर रहे हैं। और ये जो एग्रेसिव पोस्टर हो रहा है, ऊपर से इन्होंने रूस की युद्ध पोत मॉस्कोवा को डुबा दिया यूक्रेन ने। तो ये जो बातें चल रही हैं, ये रूस को अभी आक्रमण तरीके की तरफ लेके जा रही हैं। या तो रूस और आक्रामक होगा कुछ परमाणु या रासायनिक हथियार इस्तेमाल करके, या फिर जैसे अशोक जी ने बताया कि वो डॉनबास को क्रीमिया से लिंक करके गाएगा। मेरा तो एम यही था, मैंने तो 24 फरवरी को यही आपको बताया था विश्व को संदेश में कि मेरा यूक्रेन पे कब्जा करना नहीं है, मैंने उनका डीमिलिटरिफिकेशन और डीनाजिफिकेशन करना है, जो कि मैंने इस कॉरिडोर को करके मैंने हासिल कर लिया है। मैं सोनी साहब एक बात समझ देता हूँ, मैंने ये सवाल पहले के कुछ कार्यक्रमों में उठाया था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस पर हमला हमेशा से एक बड़ी गलती माना गया। नेपोलियन बोनापार्ट पूरी जगहों पर जीत हासिल किया, पर रूस पे हमला कर रहे थे, गलत समय पे कर रहे थे और कुल मिलाकर बर्बाद हो गए। हिटलर के संदर्भ में भी यही बात कही जाती है। क्या आप मानते हैं कि इतिहास को पढ़ने में पुतिन चूक गए? रूस की सर्दियां हमेशा दुरूह रहती हैं। रूस में रहते हुए भी यूक्रेन के संदर्भ में ऐसे मौसम में हमला करने का फैसला किन परिस्थितियों में हुआ, ये जानने में मेरी दिलचस्पी है। आपने भी आकलन में कहा कि समय गलत चुना, पर पुतिन एक नासमझ आदमी नहीं है। पुतिन के संदर्भ में तो लोग कायल इस बात पे हैं कि उसे आने वाले समय की आहट बड़ी अच्छी सुनाई देती है, फिर भी जंग के संदर्भ में इतनी बड़ी गलती कैसे कर गए? या कौन सी ऐसी बाध्यता थी कि 2 महीने रुक नहीं सकते थे, अभी हमला करना था? इसके संदर्भ में आपका कोई आकलन है? डॉक्टर हिमांशु जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 2012 में क्या हुआ कि एक नया लॉ इनैक्ट हुआ यूक्रेन में, जिसका नाम था कीवालोव-कोलंशेन्को लॉ।
इस लॉ के अंतर्गत रूस को यूक्रेन में एक सरकारी भाषा का दर्जा दिया गया। अब अमेरिका तब यूक्रेन को अपने नाटो के फोल्ड में लाना चाहता था, क्योंकि अमेरिका नाटो को एक्सपैंड करने के उस कोशिश में था। तो जब ये लॉ इनैक्ट हुआ 2012 में यूक्रेन में, तो अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगा और 2 साल के बाद 22 फरवरी 2014 को जो तब यूक्रेन के राष्ट्रपति थे विक्टर को उन्होंने अमेरिका ने सत्ता से हटा दिया और अगले ही दिन 23 फरवरी 2014 को जो ये रूसी भाषा का लॉ था उसको उन्होंने रद्द कर दिया। अब इससे क्या हुआ कि डॉनबास एरिया में, ओडेसा में और मैरियोपोल में जो ये रूसी भाषा बोलने वाली पॉपुलेशन थी यूक्रेन की, जिनका झुकाव रूस की तरफ था, उनके अंदर अशांति फैल गई कि हमारी रूसी भाषा को जो सरकारी दर्जा 2 साल पहले मिला था वो उन्होंने रद्द कर दिया। तो इस अशांति जब शुरू हुई तो यूक्रेन ने अपनी सेना को डॉनबास एरिया में भेजा 2014 में और क्रीमिया में भी। अब हुआ ये कि जो यूक्रेन के सैनिक थे, यूक्रेन सेना के जो सैनिक थे जिनका झुकाव रूस की तरफ था, उन्होंने यूक्रेन सेना में बगावत बोल दी और वो डॉनबास एरिया के सिविलियंस या असैनिक लोगों के साथ वो मिल गए। तो उन्होंने अपनी सेना के अगेंस्ट उन्होंने लड़ाई छेड़ दी। अब जब ये 1.5-2 साल ये अशांति चलती रही डॉनबास एरिया में, तो 5 सितंबर 2014 को और 12 फरवरी 2015 को 2 एग्रीमेंट हुए, मिन्स्क 1 एग्रीमेंट और मिन्स्क 2 एग्रीमेंट, जो कि यूक्रेन और डॉनबास के लीडर्स के बीच में हुआ, जिसमें यह तय हुआ कि यूक्रेन अभी सैनिक शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेगा और जो भी आपके मसले हैं वो हम बातचीत से हल करेंगे। लेकिन यूक्रेन ने ये अपनी बात का वादा नहीं रखा और वो अपनी सैनिक शक्ति का इस्तेमाल करता रहा और उनमें वो तनाव चलता रहा और लड़ाई चलती रही। अब क्या हुआ कि इसी साल 7 फरवरी को जब फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन मॉस्को की विजिट पे गए तो वो पुतिन से मिले और पुतिन को आश्वासन दिया कि हम मिन्स्क 1 और मिन्स्क 2 एग्रीमेंट को साकारते हैं और उसको हम इंप्लीमेंट करेंगे। तो पुतिन एग्री हो गए कि ठीक है, ये मिन्स्क 1 और मिन्स्क 2 एग्रीमेंट को ये इंप्लीमेंट करेंगे पूरी तरह से। लेकिन 2 दिन बाद जब मैक्रोन पेरिस पहुंचे तो उन्होंने अपने वादे से वो मुकर गए। अब उसका रिजल्ट क्या हुआ कि 15 फरवरी को यूक्रेन ने डॉनबास एरिया में अपनी फौजों की तादाद बढ़ानी शुरू कर दी। 15 फरवरी को डॉनबास के लीडरों ने रूस से दरख्वास्त की कि आप हमें रिकॉग्नाइज करिए। रूस ने उस दिन रिकॉग्नाइज नहीं किया। अगले दिन 16 फरवरी को यूक्रेन की सेना ने डॉनबास में काफी जोर से गोलाबारी शुरू कर दी और 21 फरवरी को रूस ने डॉनबास एरिया के दोनों रिपब्लिक को रिकॉग्नाइज कर दिया। 23 फरवरी को ये डॉनबास के दोनों रिपब्लिक ने रूस से मिलिट्री सहायता मांगी और 24 तारीख को पुतिन ने अपनी सेना यूक्रेन में भेज दी। लेकिन पुतिन यहां चूक गए कि हिस्ट्री पढ़ाती है, तभी हर सैनिक पढ़ाई में, हर आर्मी में एक अहम सब्जेक्ट होता है मिलिट्री हिस्ट्री। मिलिट्री हिस्ट्री इसलिए हमें पढ़ाया जाता है फौज में कि हम पुराने जो लड़ाइयां हुई हैं उनसे हम सबक सीखें और वो गलतियां ना दोहराएं जो गलतियां पहले हुई थी। डॉक्टर हिमांशु जी, आपको याद होगा 1971 में अप्रैल में तब के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने आर्मी चीफ तब जनरल और बाद में फील्ड मार्शल मैनेकशॉ को बुला के बोला कि मैं चाहती हूं कि आप बांग्लादेश को आजाद करो, बांग्लादेश पे हमला बोलो। मैनेकशॉ ने उनको बोला कि मैं हमला अप्रैल में नहीं करूंगा, अगर मैं अप्रैल मई में करूंगा तो मैं आपको सिर्फ हार आश्वासन दे सकता हूं, अगर मैं ये लड़ाई दिसंबर में छेड़ूंगा तो मैं आपको जीत का आश्वासन देता हूं। तो जो डिफेंस सेक्रेटरी थे इंदिरा गांधी जी के ऑफिस में, वो काफी बखला गए कि आर्मी जनरल ने ये बात प्रधानमंत्री को सीधे तौर पे बोल दी। लेकिन इंदिरा गांधी को फील्ड मार्शल मैनेकशॉ पे भरोसा था। उन्होंने कहा ठीक है, आप तब लड़ाई लड़िए जब आप कॉन्फिडेंट हो। और हमने इतिहास देखा कि वो लड़ाई जब दिसंबर में लड़ी गई तो 14 दिन के अंदर भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को हरा दिया और बांग्लादेश को आजाद कर दिया। तो पुतिन से यह बहुत बड़ी चूक हुई कि उन्होंने मिलिट्री हिस्ट्री की टीचिंग्स को पढ़ानी और वो जल्दबाजी में आ गए और उन्हें गलत टाइम में, जब यूक्रेन में और ईस्टर्न यूरोप में बर्फ बहुत होती है, उन्हें उस टाइम पे ये आक्रमण छेड़ा, जिसकी वजह से ये लड़ाई बहुत लंबी चल गई और आज 55 दिन है और लड़ाई अभी भी खत्म होने के कगार पे नहीं है। तो कुल मिलाकर लड़ाई के लिए समय गलत चुना। लेकिन एक बात जो सोढी साहब रेखांकित कर रहे हैं वो ये कि लड़ाई शुरू रूस ने नहीं की, कुल मिला के हालात जो बनाए
वो यूक्रेन के द्वारा ही बनाए गए। डोनबास क्षेत्र में जो सैन्य कार्रवाई की, तो पुतिन के लिए जो लगातार वहां के अलगाववादियों को संरक्षण देते आ रहे थे, मजबूरी थी ऐसी परिस्थिति में अकेले न छोड़ने की। लेकिन मैं आगे के संदर्भ में बात करना चाहता हूं और इसके लिए रोबिन जी आपके पास आना चाहता हूं। दोनों देशों में अभी भी अपनी लीडरशिप को लेकर कोई असंतोष नहीं है। पश्चिमी मीडिया ने ये जताने की कोशिश की कि पुतिन के युद्ध के संदर्भ में विरोध है, पर जितने मेरे संपर्क में लोग हैं जो रूस के मूलतः लोग हैं, रूस में भी दो किस्म के लोग हैं। एक संख्या ऐसी है जो मूलतः यूक्रेनी मूल के हैं, उनके अंतर्गत तो नाराजगी है, पर जो मूलतः रूसी हैं वो आज भी पुतिन के साथ हैं। और यूक्रेन के संदर्भ में भी एक बात जो समझने की वो ये है कि इतनी बर्बादी, इतनी तबाही के बाद भी कहीं जेलेंस्की को लेकर नाराजगी, असंतोष नहीं है कि इसने मरवा दिया, मूर्खता कर दी। लोग उनके आह्वान पर लड़ रहे हैं। वैदिक साहब कह रहे हैं कि ये कैसा नरसंहार हो रहा है, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। निर्दोष की स्थिति वहां पे बची कहां? आम आदमी वहां पे हथियार उठाए हुए है, रूसी फौज के ऊपर पेट्रोल बम फेंक रहा है, गोलियां चला रहा है। और जब गोलियां चला रहे हैं, पेट्रोल बम फेंक रहे हैं, तो उनके पकड़े जाने पर उन्हें कोई फूल मालाएं पहनाएंगे, ऐसी उम्मीद सामान्य परिवेश में भी हम नहीं कर सकते। तो यहां पर हम कैसे उम्मीद कर रहे हैं? आपसे समझना ये चाहता हूं कि ये कैसे संभव हो पा रहा है कि इतने बड़े तनाव के बाद भी दोनों ही राष्ट्रनायक अपने अपने देश में सराहे जा रहे हैं। इस पर आपकी कोई टिप्पणी? देखिए, इसका एक रीजन तो डेफिनेटली शॉर्ट आंसर है कि दोनों देशों के अंदर जो माइंडसेट है या जो भी कहीं प्रोपेगेंडा है, वो उनके लीडर के प्रति बहुत पॉजिटिव है। पुतिन ने अपने लिए बना रखा है प्रोपेगेंडा, अपनी इमेज की हम रशिया को ये लोग घेर रहे हैं और ये हमारे देश की वैल्यूज के सर्वाइवल का प्रश्न है इस समय, राइट जी। उधर जेलेंस्की ने भी डेफिनेटली, ये जेलेंस्की भी जो कर रहे हैं प्रोपेगेंडा को नेगेटिव मत लीजिए, पॉजिटिव तरीके से लीजिए कि उनका जो मैसेज है उससे उन्होंने अपने देश के लोगों को कन्विंस करा हुआ है। तो इस समय इन दोनों लीडर्स ने शायद कन्विंस करा हुआ है अपनी पॉपुलेशंस को अपने सपोर्ट के लिए, राइट, दैट्स वन। दूसरी बात, यस डेफिनेटली काफी जो बड़े अहम पॉइंट्स रेज हुए हैं, विदाउट डाउट टू माय माइंड ये वॉर अमेरिका की क्रिएट करी गई है, क्यों पिछले 20 सालों से नेटो के घेराबंदी धीरे धीरे करते, राइट, वन। सेकेंडली, ये इसको मैं कहता हूं इट्स अ वॉर ऑफ मिसकैलकुलेशंस। सबने मिसकैलकुलेट करा है। हम कह रहे हैं पुतिन ने करा, राइट, वी लुक्ड इनटू वेरियस रीजंस की मिलिट्री स्ट्रेटजी एंड ऑल। आई थिंक अमेरिका हैज आल्सो मिसकैलकुलेटेड। भाई अगर अमेरिका को ये था कि वॉर नहीं होनी चाहिए, और वही बात आ जाती है, नोबडी इज टॉकिंग पीस आज की तारीख में, राइट, पीस की तो कोई बात ही नहीं है, ये बात है हराने की। मैं तुम्हें हराऊंगा या तुम मुझे हराओगे, पीस की कोई बात नहीं है इस दुनिया में आज की तारीख में, राइट। तो अमेरिका की क्या ये मिसकैलकुलेशन नहीं थी कि उसने सोचा मैं सैंक्शंस की इतनी बड़ी थ्रेट दे दूंगा कि रशिया उन सैंक्शंस की सोच लेकर के डर के ये वॉर नहीं करेगा। भाई अमेरिका वॉर रोकना चाह रहा था ना जी, ओके। तो अगर सैंक्शंस वर्क नहीं हुई तो ये भी अमेरिका की एक मिसकैलकुलेशन है टू प्रिवेंट द वॉर, राइट। अदरवाइज या श्योर, वो हम लॉजिक भी समझते हैं कि अमेरिका को फर्क नहीं पड़ता, बल्कि अमेरिका का फायदा है कि वॉर हो और मल्टीपल रीजंस होते जाएं, रशिया वीक होता जाए इत्यादि। पर मैं उसमें भी नहीं जाऊं तो ऑन द फेस ऑफ इट, अगर हम माने दुनिया की डिप्लोमेसी में वॉर रोकना नंबर 1 होता है, तो अमेरिका को भी पता होगा ना ये सैंक्शंस इतनी सीवियर नहीं है कि रशिया मेरे से डर नहीं रहा, रशिया तो अटैक करेगा ही करेगा। सो इट्स, और जेलेंस्की का जो कहना कि भाई ओके यस डेफिनेटली नेटो ने बोला था हम बिल्कुल नहीं आएंगे, बार बार बोला था, तो क्या जेलेंस्की मिसकैलकुलेट कर गए शुरू के हफ्तों में कि अगर वॉर हो गई, तभी तो वो बार बार अमेरिका और जर्मनी सबसे कह रहे थे मुझे सोल्जर्स दो, सोल्जर्स दो। तो वो मिसकैलकुलेट कर गए शायद कि अगर वॉर हो गई, मैं लड़ गया, तो हफ्ते 10 दिन में नेटो मेरे पास सपोर्ट में आ जाएगी, मिलिट्री ऑन द ग्राउंड। तभी आपको ध्यान हो शुरू के 10-15 दिन 20 दिन वो लगे रहे कि मुझे आप भेजो, फिर वो डिसअपॉइंट हुए, ओके। और एक तरह से उन्होंने कहा ठीक है, यस आई अंडरस्टैंड नाउ, मत दो, मुझे नहीं चाहिए, पर मैं तो लड़ूंगा, मुझे दूसरी, आई वांट वेपन्स नाउ, राइट। तो ये वॉर ऑफ मिसकैलकुलेशंस है। जहां तक यूरोपियन यूनियन और नेटो का क्वेश्चन था, डेफिनेटली दैट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। मैं एक चीज और कहूंगा, इससे अमेरिका को एक और बहुत बड़ा फायदा हुआ है और दुनिया में एक नया ब्लॉक बना है, यूरोपियन यूनियन,
जी। देखिए, इस वॉर से पहले यूरोप जो था ना, वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स में, ठीक है यूरोप कुछ चाइना की तरफ जा रही है कंट्रीज, फ्रांस जर्मनी अमेरिका के खिलाफ भी बोलते हैं ये वो, तो यूरोप का अपना एक अस्तित्व नहीं था इन अ सेंस। इस वॉर से ये हुआ है कि ये सॉलिडिफाई हो गया है मेजरली। नेटो तो हो ही गया और यूरोपियन यूनियन, वो इकोनॉमिक ट्रैक है, दोनों इकोनॉमिक और डिफेंस, और ये दोनों अलाइन हो गए हैं कंप्लीटली अमेरिका के साथ। जी। तो अमेरिका को ये बहुत बड़ा फायदा हुआ है कि यूरोप टोटल सॉलिड। अब आप देखिए, कोई भी स्टेटमेंट्स आती है इनकी, ये होती है वी यूरोपियंस, आवर यूरोपियन वैल्यूज, द वेस्ट, क्लियरली कह रहे हैं सब जी। अमेरिका भी और यूरोपियन लीडर्स भी, वी द वेस्ट, आवर वैल्यूज एक्सेट्रा। तो ये एक मेजर सॉलिडिफिकेशन हो गई आई वुड से ऑफ यूरोप, यूरोपियन यूनियन एज वेल एज ऑफ द नेटो, जो कि अमेरिका के बेनिफिट में भी, जो अमेरिका के बेनिफिट में। रोविंद जी ने एक अलग पहलू दिए, पर वैदिक जी, क्या आप रोविंद जी की इस आकलन से सहमत हैं? क्या नाटो वाकई इतना एकजुट है? क्योंकि जिस प्रकार की प्रतिबंध लगाए रूस के संदर्भ में, उसके संदर्भ में अमेरिका और ब्रिटेन, इन दोनों का कमिटमेंट अलग दिखता है, और बाकी जो देश हैं, खासतौर पर जर्मनी, फ्रांस, इनका आचरण कुछ और दिखता है। ये अभी भी पुतिन से बात करने में अपने आप को ज़्यादा सुखी महसूस करते हैं। मैक्रो अभी भी बीच बीच में फ़ोन कर लेते हैं, जर्मनी के लोग भी संपर्क कर लेते हैं। एक तो मैं ये समझना चाहता हूँ। दूसरा ये जानना चाहता हूँ, जेलेंस्की पिछले एक हफ्ते से बड़ा न्योता दे रहे हैं, जो बाइडेन को भी बुला रहे हैं जरा की आइए, मैक्रो को भी बुला रहे हैं जरा की आइए, जर्मनी से भी बोल रहे हैं जरा आइए, कोई जा नहीं रहा है, क्यों? हिमांशु जी, आप जितनी बारीकी से अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सवाल पूछते हैं जी, मुझे तो बहुत आनंद होता है। जी। हिंदी के टेलीविजन चैनलों पर इतनी गहरी बहस करने वाले कोई एंकर मुझे दिखाई नहीं पड़ते। जी। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा मुझसे जी। कि अब यूक्रेन क्या कर रहा है जी। और नेटो कंट्रीज का रवैया क्या एक जैसा है? जी। देखिए, इन देशों को, यूरोप के, रूस की गैस मिल रही है, तेल मिल रहा है, उनका रवैया, और ब्रिटेन का रवैया और अमेरिका का रवैया, इन सब में बड़े सूक्ष्म अंतर हैं। आप देखिए, जो प्रतिबंध लगे हैं, क्या उनका असर पड़ रहा है? अरे प्रतिबंध इतने सारे आपने लगा दिए हैं, अभी तक तो ये प्रतिबंधों में दम होता तो रूस ढेर हो जाता है। लेकिन जिस चीज पर प्रतिबंध लगाना चाहिए था, 40% तेल, गैस वगैरह एनर्जी का आयात पूरा यूरोप करता है रूस से, उस पर तो कोई प्रतिबंध आपने लगाया नहीं। भारत को धमकी दे रहे हैं। यहाँ आके उनका दलीप सिंह, जो डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, वो भारत को सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस की धमकी देता है। तो ये जो मुल्क है, उन सब का रवैया भी एक जैसा नहीं है। अंदर से वो जो महसूस करते हैं, वो डर के मारे बोल नहीं पाते। वरना क्या वजह थी कि मैक्रोन और ये सारे लोग, जितने यूरोपीय नेता हैं, सब पुतिन से भी बात कर रहे हैं, जेलेंस्की से भी बात कर रहे हैं, एक तरह से वही रोल अदा कर रहे हैं जो भारत करना चाहता है। भारत ने भी, भारत के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों से बात की। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि यूरोपियन राष्ट्रों के बजाय या तुर्की के बजाय सबसे उपयुक्त अगर कोई मध्यस्थ हो सकता है तो भारत है, क्योंकि भारत का बाइडेन से भी बहुत घनिष्ठ संबंध है और पुतिन से भी घनिष्ठ संबंध है और यूक्रेन से भी उसका काफ़ी अच्छा लेन देन है। अगर मैं समझता हूँ, और भारत का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट वहाँ नहीं है। मुश्किल से 2% आयात हम रूस के साथ करते हैं दूसरी सब चीज़ों का, और अगर हम चाहते तो हम शायद बेहतर मध्यस्थ की भूमिका अदा कर सकते थे। मैं समझता हूँ अब भी देर नहीं हुई है। अगर नरेंद्र भाई बाइडेन से बात करें, पुतिन से बात करें, तो मैक्रोन की बात का या जर्मन चांसलर की बात का या इटालियन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की बात का, उससे भी कहीं ज़्यादा असर हमारी बात का होगा। ये कोई प्रयत्न करना चाहिए, और कोई ज़रूरी नहीं है कि स्वयं नरेंद्र मोदी बात करें या वो खुद जाएं, मास्को जाएं या कीव जाएं या वाशिंगटन जाएं।
कुछ अपने पुराने कूटनीतिज्ञों को, एक से एक हमारे पास डिप्लोमेट्स अभी दिल्ली में वर्तमान हैं कि जिनको बहुत अनुभव है, वो जाके पुतिन को भी समझा सकते हैं, जेलेंस्की को भी समझा सकते हैं। तो वैदिक जी की हार्दिक अभिलाषा है, हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, वैसी भूमिका निभा देना इस दौर में। इतना बड़ा संकट है, भारत कोई तो भूमिका निभाता हुआ दिखे, ऐसी वैदिक जी की हृदय से कामना है। लेकिन मैं इस विषय को समापन की ओर ले जाना चाहता हूं और आखिरी टिप्पणी के लिए अशोक सज्जनहार साहब से कुछ बात करना चाहता हूं। सर साहब, हम लगातार बता रहे हैं कि देखिए पुतिन कैसे विफल हो गए, ये विफल हो गए, देखिए किस प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए, इससे नुकसान हो रहा है। पर आप क्या पुतिन की इस ताकत के संदर्भ में कोई बात कहेंगे और नाटो देशों के या यूरोपियन यूनियन के दोहरे चरित्र पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? एग्रीमेंट था खरीद के संदर्भ में इन तेल गैस के, डॉलर में भुगतान होगा, पुतिन ने कह दिया चाहिए तो रूबल में देना होगा, और सब रूबल में दे रहे हैं। रूबल की कीमतें बुरी तरीके से गिरी थी, वापस अपने पुराने स्थान पर आ गई। क्या पुतिन की आर्थिक तौर पर इस सफलता के संदर्भ में कोई टिप्पणी सज्जनहार साहब के जहन में है? जी देखिए, मैं इसमें दो चीजें कहूंगा। एक तो ये जो भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए बिल्कुल ही रूस को एकदम खत्म कर देना, उसको एकदम पराया स्टेट बना देना, उसको एकदम आइसोलेट कर देना, वो किसी भी देश के फायदे के लिए नहीं है, ना अमेरिका के फायदे के लिए। अब मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमको अगर एकदम खत्म हो गया उसका वर्चस्व, उसका महत्व, उसकी स्ट्रेंथ, पावर, तो वो बिल्कुल जाकर चीन के आगोश में बैठ जाएगा। और चीन और रूस का एक साथ ऐसे आना ये बहुत ही हानिकारक है, न केवल भारत के लिए, न केवल यूरोप के लिए, परंतु अमेरिका के लिए भी। क्योंकि हम सब देश जानते हैं जो असल में जो हमारा एडवर्सरी है, जो हमारे से हॉस्टिलिटी है, वो चीन है। क्योंकि चीन सब पूरी दुनिया में हेजेमॉन बनना चाहता है, अमेरिका को रिप्लेस करना चाहता है, और भारत के सीमा पर भी वही हुंकार भर रहा है। तो इसीलिए हम सब देशों का एक ही वो गंतव्य है, एक ही ऑब्जेक्टिव है, जो कैसे चीन को, मैं नहीं कहूंगा जो कंटेन किया जाए, कंटेन तो नहीं हो सकता है, परंतु बैलेंस कैसे किया जाए, काउंटर कैसे किया जाए। तो एक तो ये बात है जो हमको बिल्कुल जो कुछ भी हो रहा है, परंतु उसको भी एक ऑनरेबल एग्जिट देना चाहिए रूस को और पुतिन साहब को। और ये जो हुआ है इधर जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल से उनको निकाल दिया गया है, ठीक है, वो अब हो गया है, परंतु अब थोड़ा सुलह की तरफ हम सबको चलना चाहिए, क्योंकि इसका आखिर नतीजा, जैसे वो कह रहे थे, अगर न्यूक्लियर वेपन्स, हालांकि मैं स्वयं सोचता हूं जो वो न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि नहीं तो फिर पूरी हिस्ट्री में, जैसे अभी भी वो कहा जाता है 1945 के बाद अभी कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो पूरी इतिहास, तारीख उनको बहुत ही गलत तरीके से रूस को भी देखेगी और पुतिन को भी देखेगी। दूसरा आपका प्रश्न है जो तेल और उसको लेकर, तो मैं समझता हूं जो ये कभी अमेरिका ने या किसी ने नहीं सोचा जो अगर हम सैंक्शंस लगाएंगे तो इसका इतना प्रभाव होगा पुतिन के ऊपर, रूस के ऊपर, जो वो हमारी बात मान जाएंगे। देखिए, सैंक्शंस का सबको मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है, जो इतना प्रभाव, इतना असर कभी नहीं होता है, और परंतु फिर भी उसकी अर्थव्यवस्था को हानि पहुंचाने में तो यकीनन वो बहुत उसने काम किया है। अब देखिए, यूरोप में केवल एक दो देश हैं, हंगरी में ओरबान ने कहा है जो अगर वो रूबल में मांग करेंगे तो हम पेमेंट करेंगे, सर्बिया ने कहा है, परंतु और अगर आप देखें सेंट्रल एशिया में उन्होंने ये कजाकिस्तान है, मैं उसको सेंट्रल एशिया को बड़ी अच्छी तरह फॉलो करता हूं, उन्होंने कहा है जो हम कोई भी इनका जो भुगतान है हम उसमें नहीं करेंगे, रूबल में नहीं करेंगे। तो इसीलिए यूरोप में भी और देशों में भी ये ऐसी वो सामान्यता नहीं है जो हम जो पुतिन कह रहे हैं उसको सभी मान लेंगे। ये आपका कहना ठीक है, जो 130 140 गिर गया था रूबल टू अ डॉलर और फिर से 85-90 आ गया है, परंतु ये सब देखते हुए देखिए, जो रूस की अर्थव्यवस्था है 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स, भारत की अर्थव्यवस्था से आधी अर्थव्यवस्था है उसकी, और जैसे इन्होंने बताया 20 बिलियन डॉलर अगर एक दिन में उसका खर्चा हो रहा है, तो उसके पास बिल्कुल ऐसी क्षमता नहीं है तो ये लड़ाई को आगे चला सके ज्यादा देर तक। तो ये समझना जो इससे ऐसी चीजों से जो हमें आप रूबल में पे करिए वगैरह वगैरह,
वो उससे कहीं ज्यादा उसकी अर्थव्यवस्था पर बेहतर असर होगा, ये मैं नहीं मानता हूं। ये टेम्परेरी थोड़ा सा हो जाए, परंतु आगे चलते हुए तो उसको बहुत ही क्षति महसूस करनी तो होगी। कुल मिलाकर हम आज की इस पूरी बातचीत के नतीजे पर पहुंचना चाहें तो कुल मिलाकर असमंजस चहुं और पसरा हुआ है। शांति दरकार है, पर शांति के लिए कोई पहल नहीं है। क्या यूक्रेन की बर्बादी पर ही शांति आएगी या रूस के कंगाल होने के बाद शांति आएगी? कमोबेश इस इंतजार के अलावा और कुछ दिख नहीं रहा है। दिख रहा है तो केवल एक बात कि भूले से भी ये हालात और ज्यादा खराब होकर परमाणु युद्ध के संदर्भ में ना चले जाए। कहीं कुछ ऐसा घटित ना हो जाए जिसके लिए आने वाली नस्लें हम सबको गुनहगार समझे। क्या हम में से कोई ऐसी भूमिका निभाएगा जिसके चलते शांति का रास्ता बन पाएगा? वैदिक जी भारत के संदर्भ में उम्मीद जता रहे हैं। भारत की तटस्थता की नीति की सराहना हमारा पूरा पैनल कर रहा है, पर तटस्थता को छोड़ मध्यस्थ की भूमिका में क्या भारत आएगा, इसके लिए हम इंतजार करते हैं। बहरहाल आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हमारे आज के संदर्भ में जो ये पूरी बातचीत है उसमें समझ में आया कि हर तरफ मुश्किल है और इस मुश्किल को ही समर्पित हमारा आज का शेर है। हमारा शेर कहता है कि मुश्किलों की यही है बड़ी मुश्किलें, कि मुश्किलों की यही हैं बड़ी मुश्किलें, आप जब चाहें कम हो तभी ये बढ़े। नीरज गोस्वामी ने जो ये कहा था इस समय पे कितना सटीक है। ना जेलेंस्की की मुश्किलें कम हो रही है, ना पुतिन की मुश्किलें कम हो रही है, ना यूरोपियन यूनियन की मुश्किलें कम हो रही है, ना नाटो की मुश्किलें कम हो रही हैं, ना ही दुनिया की मुश्किलें कम हो रही है। अमेरिका के संदर्भ में पता नहीं कि उसकी मुश्किलें क्या है, पर इतना तय है कि जो कुछ चल रहा है ठीक नहीं चल रहा है, रुकना चाहिए। पर कब, इसके लिए इंतजार करते हैं और अब आपसे इजाजत लेते हैं। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे इजाजत, साथ बढ़ाओ।